नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अखिलेश के करीबियों के यहां छापामारी, अखिलेश बोले बीजेपी को हार का डर। यूपी चुनाव में राहुल की एंट्री, अमेठी में राहुल प्रियंका ने की पदयात्रा। मोदी के यूपी दौरे जारी, आज गंगा एक्सप्रेस वे का किया शिलान्यास। पंजाब के चुनाव में उतरेंगे चढ़ूनी, बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी। और ओमिक्रॉन से भारत में बढ़ा संकट, हर दिन आ सकते हैं 13 से 14 लाख केसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है इनकम टैक्स के रेड्स की। जी हाँ, जैसे जैसे लोग सुबह उठे तो एक खबर जो सबके सामने सारे टीवी चैनल्स पर आ रही थी, और वो ये थी कि जितने भी अखिलेश यादव के जो करीबी लोग हैं उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं इनकम टैक्स के। अब जिनके घर छापे पड़े हैं उनका प्रोफाइल भी जरा देखिए। समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन हैं राजीव राय, उनके घर छापे पड़े हैं। राजीव राय एक ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं कर्नाटका में, और 2012 में जो समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली थी, कहा जा रहा है कि उसके पीछे जो माइंड था, जो ब्रेन था, वो राजीव राय का था। उसी तरीके से मनोज यादव जो कि प्रमोटर हैं आरसीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के, आगरा के रहने वाले हैं, वहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। और उसके बाद जैनेंद्र यादव जो कि ओएसडी रह चुके हैं अखिलेश यादव के, जब वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके घर पे भी छापे पड़े हैं जैनेंद्र यादव के घर। यानी कि मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और राजीव राय, ये 3 वो लोग हैं जो अखिलेश के बहुत ज्यादा करीबी हैं। और क्योंकि ये बिजनेस फैमिली से हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक सहायता पार्टी को मिलती है ऐसे लोगों से मिलती है। तो जो उद्देश्य था कि जो आर्थिक रीढ़ है अगर किसी पार्टी की तोड़नी है, तो जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, जहां से पार्टी को पैसा मिलता है, जहां से पार्टी पैसे कमाती है, तो उन लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाए। और इसी मंशे से आज इनके घर पर और इनके जगह पर जहां वो रहते थे वहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। और इनकम टैक्स के छापे पड़ने के बाद आईटी विभाग ने ये कहा है कि उन्होंने अपना इनकम टैक्स पे नहीं किया, इनकम टैक्स इवेड करने की कोशिश किया है। और उसके बाद अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं तो मैं तो अब सीबीआई और ईडी का भी इंतजार कर रहा हूं, और अब इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी, ये जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं, अब इन्हीं के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक साफ संकेत है कि 2022 में बीजेपी यूपी में चुनाव हारने जा रही है। और उन्होंने साथ में अपनी एक फोटो भी ट्वीट की और उसमें कहा कि देखिए, जनता पूरी तरह से विपक्ष के साथ है, और क्या यूपी की जो 22 करोड़ जनता है, आप क्या सारे 22 करोड़ लोगों के घर पर छापे मारेंगे? तो ये सारी बातें उन्होंने कही। और साथ में ये भी कहा कि बीजेपी इस समय बिल्कुल कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। पहले जैसे कांग्रेस केंद्रीय जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करती थी, उसी तरीके से बीजेपी भी केंद्रीय जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। तो साफ संकेत है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं बौखलाहट है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को यह भी पता है कि अखिलेश यादव की जो साइकिल यात्रा है वो पूरी तरह यूपी में सफलतापूर्वक घूम रही है। और बीजेपी को इस बात का बहुत डर है कि समाजवादी पार्टी कहीं बीजेपी को पिछाड़ ना दे, इसलिए हर तरीके से हर प्रयास, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसको कैसे पंक्चर किया जाए, चाहे वो हिंदुत्व का सहारा लेकर, चाहे ध्रुवीकरण का सहारा लेकर, या फिर विध्वंस का उल्लेख करके, और फिर क्या आईटी रेड्स के जरिए। और अभी आईटी रेड्स का भी जो जिक्र किया, अखिलेश ने यही कहा कि यही पैटर्न बीजेपी का था जब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव थे, तो इसी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया था। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि इस लोकतंत्र में, जो 21वीं सदी का भारतीय लोकतंत्र है, वहां पर चुनाव किसके दम पर लड़ा जाता है? केंद्रीय जांच एजेंसीज के दम पर। और सत्तारूढ़ जो दल है उनका हथियार होती हैं केंद्रीय जांच एजेंसीज, और उसका इस्तेमाल किस लिए कराया जाता है कि विपक्ष की रीढ़ को तोड़ो, विपक्ष की आवाज को बंद करो, विपक्ष को उठाकर एक किनारे कर दो ताकि हम अपना एजेंडा चला सके। लेकिन क्या साइकिल को बीजेपी पंक्चर कर पाएगी? देखने वाली बात है। आप फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई है, लेकिन ये खबर जुड़ी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी दौरे से। जी हां, आज राहुल गांधी
2.5 साल के बाद 2019 में जब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे, तो 2.5 साल के बाद आज अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री की, यानी कि अमेठी में आज राहुल गांधी की पहली बार एंट्री हुई। उनके साथ यूपी के प्रभारी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। आज 6 किलोमीटर की पदयात्रा दोनों भाई बहनों ने की। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था और जो ये रैली जो उन्होंने की थी, ये बेसिकली था कि किस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई को एक मुद्दा बनाकर इस रैली को किया गया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, जब उनका भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि 2004 में मैंने राजनीति में कदम रखा था और मैंने राजनीति अमेठी से सीखी है, लेकिन आज लोगों के सामने 2 ही मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई, और इन दोनों मुद्दों पर दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों चुप हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। साथ में उन्होंने पीएम पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो गंगा स्नान अकेले करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते कि वो रोजगार के साधन क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है। साथ में जो उनकी एक क्लीशेड लाइन थी, हमेशा जो बोलते हैं कि 2-3 पूंजीपति हैं जिनके हवाले ऐसा लग रहा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री ने कर दिया है। और उन्होंने साथ में कृषि कानून का भी उल्लेख किया कि माफी तो मांगी, लेकिन 1 साल के बाद, और जो जो कृषि कानून को जो वापस लिया वो 1 साल बाद लिया। तो ये एक दिवसीय दौरा था। और साथ में जो हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो एक नैरेटिव अभी नया जो राहुल गांधी ने काउंटर किया है, तो उसका भी उन्होंने उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले स्नान करता है, लेकिन जो हिंदू होता है वो सबके साथ स्नान करता है। साथ में उन्होंने कहा कि जो महंगाई बढ़ी है वो भी हिंदुत्ववादियों की वजह से बढ़ी है। और हिंदू कौन है उसकी परिभाषा भी राहुल गांधी ने बता डाली कि हिंदू वो है जो सच्चाई की राह पर चले, जो डरे ना, जो अपने डर को हिंसा में ना बदले। और ऐसा उन्होंने उदाहरण महात्मा गांधी का दिया। तो इस पूरे, आज अगर आप राहुल गांधी के भाषण को ठीक से सुने तो उन्होंने जो जमीनी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संबंधित जो समस्याएं हैं उनको बताया, लेकिन साथ में हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो नैरेटिव है उसको भी जगा कर रखा है। ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी विकास और हिंदुत्व की बात करती है, तो उसी तरह से पंक्चर करने के लिए उस नैरेटिव को राहुल गांधी ने एक तरफ जमीनी मुद्दे उठाए कि देखिए आप विकास की तो बात कर रहे हैं लेकिन ये सारी जमीनी हकीकत है, और दूसरी तरफ वो हिंदुत्व को पंक्चर करने वाला और हिंदू की जो राजनीति है उसको पंक्चर करने के लिए उन्होंने हिंदुत्ववादी की परिभाषा भी सबके सामने की है। तो अब लोग, जो हिंदू वोट बैंक है, उसकी समझ अभी जो थी वो केवल बीजेपी ड्रिवन समझ थी। बीजेपी उसको ड्राइव करती थी, वो ये बताती थी कि देखिए हमारी पार्टी वही हिंदू पार्टी है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपने आप को हिंदू और हिंदुत्व का लोगों को मतलब समझाना शुरू किया है। लेकिन जो यूपी की हिंदू जनता है वो इस चीज को कैसे समझती है, किसका हिंदू ज्यादा प्रबल है और जो किसका हिंदुत्व ज्यादा प्रबल है, ये देखना होगा आने वाले चुनाव में। लेकिन जो ये हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति है, मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा सक्रिय तरीके से इसको कांग्रेस पेश करेगी और कोशिश करेगी कि भले उसको वोट ना मिले, कांग्रेस को ये भी पता है कि उसको ज्यादा वोट्स यूपी के चुनाव में नहीं मिलेंगे, लेकिन हिंदू और हिंदुत्ववादी जो राजनीति की जो नैरेटिव है उसको कांग्रेस जरूर पंक्चर करने में लगी हुई है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। जी हाँ, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और ये बताया जाता है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो कनेक्टिविटी है वो उससे बहुत ज्यादा सुधरेगी, आर्थिक विकास होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इससे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। और इसको ये बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत मायावती ने की थी, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 600 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है और जो कि 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इससे बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, किसानों को मौका मिलेगा, नवयुवकों को मौका मिलेगा और यूपी का जो दरवाजा है वो विकास के लिए खुल जाएगा। और उन्होंने कहा है कि यूपी अब बहुत जल्द पूरे विश्व में बहुत ही एक मॉडर्न स्टेट माना जाएगा, क्योंकि वहां पर इतने सारे एक्सप्रेसवेज, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स का नेटवर्क जो बन रहा है, उससे यूपी एक बहुत ही मॉडर्न राज्य के रूप में, एक आधुनिक राज्य के रूप में
दिखेगा। और आज भी उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन राजनीति उससे छूती नहीं थी। आज प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार विपक्षी पार्टीज पर हमला किया और उन्होंने कहा कि जी हाँ, कुछ पार्टीज, कुछ राजनीतिक दल देश में ऐसे हैं जिन्हें देश के विकास और विरासत और संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें मतलब है सिर्फ वोट बैंक का। आज उन्होंने नाम नहीं लिया, जैसे उन्होंने अपनी पहले की रैलीज में लाल टोपी का जिक्र किया और बाकी कई तरीकों से अखिलेश यादव का प्रहार करने की कोशिश किया, लेकिन आज एक बहुत ही जनरलाइज्ड अटैक था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें विकास और विरासत से कोई सरोकार नहीं है। और साथ में योगी आदित्यनाथ के लिए एक उन्होंने स्लोगन भी आज गढ़ा। उसमें ये कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ का नाम एंडोर्स किया है और एंडोर्स करने के बाद अब ये देखना होगा कि अगर बीजेपी यूपी में चुनाव जीती है तो क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर सामने आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अभी इस अंदरूनी कलह बहुत सारी चल रही है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर और अलग अलग जो एक गुटबाजी बीजेपी के कैंप में नजर आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कोई बीजेपी के अंदर ही नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ जीते। तो जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के नाम को एंडोर्स करते हुए ये कहा है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, तो ये साफ जाहिर है कि वो यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में बने रहे, क्योंकि इसका इशारा है कि अगर योगी यूपी में बने रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2024 में बने रहेंगे अगर बीजेपी जीतती है। उसका अंडरलाइन मीनिंग ये है। लेकिन अब जो पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल राजनीति है, वो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में पनपती है। बहुत सारे रिबेलियन फैक्शंस हो सकते हैं, तो क्या वो बीजेपी के का जो रथ है उसको पंक्चर करने की नहीं कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के का नाम को एंडोर्स करके उस पर मुहर लगाकर ये कह दिया है एक तरीके से कि यूपी योगी जी के हवाले ही रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कि योगी जी तो तब आएंगे जब बीजेपी जीत कर आएगी। और इंटरनली जो लोग पार्टी के सर्वेज हो रहे हैं उसमें यही कहना है कि बीजेपी की राह इस समय यूपी में बहुत मुश्किल है। तो देखना यह होगा कि आगे का नैरेटिव चुनाव का कैसे बनता है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जो एक बहुत ही कड़ा मुकाबला इस समय नजर आ रहा है वो आने वाले दिनों में कैसे पनपता है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी की। जी हाँ, चड़ूनी का नाम सबने जाना है जब से ये किसान आंदोलन शुरू किया है और बॉर्डर्स पर जब से किसान बैठे हैं तब से गुरनाम सिंह चड़ूनी का नाम बहुत ही एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरा। आज गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी ही पार्टी को लॉन्च किया जिसका नाम है संयुक्त संघर्ष पार्टी और उन्होंने कहा कि वो पंजाब की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारे इस पार्टी का उद्देश्य ये रहेगा कि इस पूरी राजनीति को साफ सुथरे तरीके से चलाया जाए और अच्छे लोगों को सामने लेकर आया जाए। क्यों? क्योंकि जो अभी तक की जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जितनी भी नीतियां हैं वो गरीबों के हिसाब से नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट के हिसाब से यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से बनाते हैं। और ये जो संयुक्त संघर्ष पार्टी है ये एक सेक्युलर पार्टी होगी जो सबके वेलफेयर की बात करेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अब अगर आपको याद हो तो नवंबर 26 को अभी इसी साल चड़ूनी ने एक पंजाब मॉडल का ऑफर लोगों को दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार पंजाब में बन जाएगी तो फिर 2024 के लिए इसी मॉडल को लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी पार्टी जरूर लॉन्च कर दी है और पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है जहां पर हो सकता है कि उनके पार्टी के टेकर्स हों, उन्हें वोट्स भी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आज किसान आंदोलन इस चीज से मुझे लगता है कि कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब बीजेपी भी अलायंस में है अमरिंदर सिंह के साथ। तो अब जब बढ़ चढ़कर जो चुनावी नैरेटिव बनाया जाएगा, जब कैंपेन शुरू होगा तो बीजेपी ये कहेगी और बीजेपी को ये मौका दे दिया है गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक अपनी पार्टी लॉन्च करके कि देखिए किसान आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था और इन किसानों का यही मकसद था कि आप अपनी पार्टी लॉन्च करें, राजनीति लॉन्च करें और इस राजनीति में आने के लिए इस किसान आंदोलन को खड़ा किया गया। तो ये आज मौका गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दे दिया है। वो भले ही कॉन्टेस्ट ना करे लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च की है जिससे कि उनका राजनीतिक उद्देश्य सामने आ गया है तो इस बात को अब बीजेपी जरूर छेड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है
कि अभी किसान आंदोलन केवल स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या ये जो उनका कदम है, ये क्या किसान आंदोलन को कमजोर कर देगा? किसान आंदोलन जो आने वाले दिनों में होगा, जिसमें कि ये कहा गया है कि एमएसपी पर समिति बनाई गई है, उस पर लेकर बातचीत होगी, तो इन सारी चीजों को क्या कमजोर करेगी गुरनाम सिंह चड़ूनी की पार्टी? ये एक बड़ा सवाल है, आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है और राजनीतिक उद्देश्य गुरनाम सिंह चड़ूनी का सामने आ गया है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसकी दहशत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और नीति आयोग के जो हेल्थ एडवाइजर हैं डॉक्टर वीके पॉल, और उन्होंने कहा है कि जिस गति से कोरोना का जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिस गति से यूके और यूरोपियन देशों में बढ़ रहा है, तो भारत की पॉपुलेशन देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब हम 14 से 15 लाख केसेस रोज देख सकते हैं। यानी कि जो यूके और यूरोप का जो पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है, अगर उसको भारत की पॉपुलेशन से हम कंपेयर करें और उसको तब्दील करें, तो अगर उसी तरीके के हालात होंगे तो भारत में ओमिक्रॉन के 14 से 15 लाख केसेस रोज हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि यूरोप एक बहुत ही गंभीर समय से गुजर रहा है, और क्योंकि वहां पर 80% से ज्यादा लोगों का पार्शियल वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी कि उनको डोजेस मिल चुकी हैं, और उसके बाद ओमिक्रॉन इस तेज गति से फैल रहा है। तो साथ में दिशा निर्देश भी सरकार ने जारी किए हैं। कहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो कहीं ट्रैवल ना करें, यानी कि गैर जरूरी यात्रा से बचें। दूसरा, सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं, जहां जरूरी ना हो वहां पर जो शादी है, पार्टियां हैं, उसको आप अटेंड ना करें। मास्क जरूर लगा के रखें, और ये सारे दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधात्मक कदम भी जहां हमें उठाने पड़ेंगे वहां उठाएंगे, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कई कोरोना के मामले सामने आए हैं। अभी तक भारत में 111 केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर वीके पॉल का ये कहना कि अगर जैसा यूके और यूरोप के देशों में जिस गति से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, अगर वही हालात भारत में आ जाते हैं तो ये हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, और 14 से 15 लाख केसेस अगर डेली आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपने गर्मी में जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई थी तो आपने देखा था कि क्या हालात हुए थे। तो जब 14 से 15 लाख केसेस आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उस तरीके के क्राइसिस को हैंडल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, जिसको हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, अभी पुख्ता स्टडीज इस पर नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तेजी से इसका ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि भारत भी अब तीसरी लहर की शुरुआत देख सकेगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।